तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। लेकिन ये वीडियो जो है हमारी चैनल की और वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज़ पूछी हैं स्टूडेंट्स ने। उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और इसी की वजह से मैंने इसका नाम रखा है द स्टूडेंट टॉक। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि सर मैंने सुना है कि जो 12th क्लास की जो फिज़िक्स है वो आसान है 11th क्लास के मुकाबले, और चूंकि बोर्ड क्लास भी 12th क्लास होती है तो मैं अभी अभी 11th में आया हूँ, तो मुझे 11th में भी सिर्फ 12th पे ही ध्यान देना चाहिए ना, जिससे मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं आगे अच्छा कर पाऊँगा। अब देखिए, 11th क्लास की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपने साइंस ली क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैथ्स या बायोलॉजी ली है तो ऐसे में आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर ऐसी चीज़ देखेंगे अपने लिए, राइट। तो जब आप हायर स्टडीज़ में इन पे आगे बढ़ते हो तब आपको 11th की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे आप 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ते हो तो शुरुआत में आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं? फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि फिजिकल वर्ल्ड आपको बताता है कि पूरे फिजिकल वर्ल्ड में कौन कौन से फिनोमिना है, राइट। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो रिसर्च है उसके बारे में मोटा मोटा बता दिया जाता है। फिर जो सेकंड चैप्टर आपका यूनिट आता है, तो आप यूनिट से क्या समझते हो? यूनिट यानी कि मात्रक, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वज़न नापना है तो किलोग्राम में नाप सकते हो, तो किलोग्राम उसका यूनिट है। इसी तरीके से अगर आपको लेंथ नापनी है तो मीटर उसका यूनिट है, टाइम देखना है तो सेकंड है, राइट। इसी तरीके से और भी यूनिट्स होते हैं। तो ये आपको बताते क्या हैं? ये आपको बताते हैं डायमेंशंस के बारे में। यूनिट का सीधा मतलब डायमेंशन से ही निकलता है, राइट, कि भाई इतने डायमेंशन में ये चीज़ फैली हुई है, बनी हुई है, तो ये यूनिट उसके बारे में बताता है। जब आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है, राइट। उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। पहली है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। इसी से जुड़ा हुआ है पूरे फिजिक्स का राज। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स में ये तीन इक्वेशंस आपने पहले भी देखी होगी, जहाँ पर आपके डिस्टेंस की बात होती है, टाइम की बात होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात होती है, राइट। ये इक्वेशन जो होती है वो किसी बॉडी के मोशन को प्रिडिक्ट करती है कि ये बॉडी यहाँ से निकली है, इतने टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगी। तो वो इस इक्वेशन से आप बता सकते हो कि भाई कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने टाइम के बाद पहुँचेगी, राइट। तो ये होती है काइनेमेटिक्स। लेकिन जब आप आते हो डायनामिक्स के अंदर, तो ये जो इसने सफ़र तय किया है, जो ट्रेजेक्टरी बना के ये बॉडी गई है, इस ट्रेजेक्टरी में इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ डायनामिक्स आपको बताती। फॉर एग्जांपल, आपने कभी नासा या फिर इसरो के यूट्यूब चैनल पे जाके जब कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है, कभी लाइव देखा है? वहाँ पे जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि रॉकेट कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और कहाँ जा कर के ये सैटेलाइट को या टेलीस्कोप को छोड़ेगा, राइट। कहाँ जाके उसको वो लीव करेगा। तो उसका जो पाथ है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, वो पहले से तय होती है और वो डायनामिक्स के द्वारा ही तय की जाती है। ये थोड़ा हाई हो गया, और सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पुराने एग्जाम्पल से, जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो जो एप्पल पेड़ से न्यूटन के सर तक आया, तो वो भी कोई ट्रेजेक्टरी तय करके ही आया होगा ना, राइट। तो न्यूटन ने क्या किया? उस एप्पल की डायनामिक्स पे काम किया, उसके एप्पल की जो डायनामिक्स है उसको खोजा, और उस डायनामिक्स को हमने रॉकेट की ट्रेजेक्टरी में लगा दिया, तो हमारा रॉकेट उड़ गया, सैटेलाइट पहुंच गई ऑर्बिट के अंदर। तो एप्पल से रॉकेट तक का काम जो है ना, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों मिलके करती हैं। भाई शुरुआत में काइनेमेटिक्स कह देती है कि भाई ये इक्वेशन है, इसके हिसाब से चलना है, राइट। और जो डायनामिक्स है वो बताती है कि भाई रास्ते में कैसे चलना है, ठीक है। इस डायनामिक्स के अंदर आपको कई चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। अब स्ट्रेट लाइन का मोशन मतलब एक डायमेंशन का मोशन, और प्लेन का मोशन यानी कि एक्स वाई दोनों डायमेंशन का मोशन है, राइट। उसके बाद आप पढ़ते हो कि मोशन के लॉज कौन से हैं, न्यूटन के लॉज, राइट। उसके बाद आप पढ़ते हो वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, कि जिस ऑब्जेक्ट का आप मोशन करवा रहे हो उसमें कितना वर्क हुआ है, कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, वगैरह वगैरह,
राइट। इसी के साथ साथ आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन पढ़ते हो, मतलब अब तक तो आपने सीधा मोशन पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ते हो रोटेशनल मोशन, राइट, या फिर सर्कुलर मोशन भी कह सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिक्स होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके जो टीचर है वो आपको दोनों चीज़ें अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि डायनामिक्स की और काइनेमेटिक्स की जो शुरुआत है वो 11th से नहीं होती है, वो 8th क्लास से ही हो जाती है, लेकिन हम लोग उतनी ध्यान देते नहीं हैं उसकी तरफ, राइट। तो ऐसे में हमें यहाँ आकर के उसका लेवल बहुत हाई लगने लगता है, ठीक है। और उसके बाद जाके आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो जिसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, फ्लूइड है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी डायनामिक्स कंप्लीट होती है, तो इसे आप कहते हो क्लासिकल डायनामिक्स। इसके बाद दो और आती हैं जिसको आप लोग कहते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स। लेकिन फ़ायदे की बात यह है कि आप बेसिक डायनामिक्स पढ़ चुके हो, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स में उतनी दिक्कत नहीं आती, राइट। जिससे आपके आसपास के सारे सिस्टम्स जो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हीट पे काम कर रहे हों, इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हों, या नॉर्मली न्यूटन्स लॉ पे काम कर रहे हों, राइट, नॉर्मल मोशन पे, आपको सबकी डायनामिक्स समझ में आती है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, दो कारण हैं जहाँ पे बच्चे जो है आपकी 11th को स्किप करते हैं। पहला ये है कि उन्हें ये हार्ड लगता है क्योंकि 11th के अंदर मैथमेटिक्स ज़्यादा है, राइट। अब मैथमेटिक्स ज़्यादा है और आपको पता है मैथ्स के साथ किस तरीके का रिश्ता होता है बाकी स्टूडेंट्स का, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि ये बोर्ड क्लास नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। तो एक फैक्ट वाली बात मैं आपको बताऊं, पढ़ते तो बच्चे 12th में भी नहीं है, पढ़ते तो स्टूडेंट्स 12th में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो रेस ही मार्क्स की होती है, वहाँ पे तो पढ़ने की बात ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज लेवल में पहुँच जाते हो और आप में से कुछ बच्चे रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो घूम के दोबारा 11th क्लास की तरफ आते हैं। वो वापस कहते हैं कि भाई वापस से पढ़ाओ, सारी काइनेमेटिक्स करवाओ, सारी डायनेमिक्स करवाओ, उसके बाद सारी चीज़ें फिर से शुरू करो। तो जब आपको सारी चीज़ें फिर से शुरू ही करनी है तो अभी मेहनत क्यों ना कर लें। अब 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा यह है कि आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता है, राइट। ऐसे में आप खुल के पढ़ सकते हो। तो मेरा कहना आपको यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ो, मार्क्स की चिंता है नहीं, स्कूल आपको पास कर देंगे, यहाँ पे ऐसा ही होता है, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटे से वीडियो में समझ में आया होगा कि 11th की इम्पोर्टेंस क्या है और 11th के स्टूडेंट्स मेनली क्या गलती करते हैं। अब अगर आपको ये स्टूडेंट टॉक पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी स्टूडेंट टॉक और हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर ऊपर ये इंस्टाग्राम वाला हैंडल दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में बात करो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।